तो धारा के मान को घटा बढ़ा देता है जबकि वोल्टेज पर कोई असर जल्दी ली। एलपी के एग्जाम का डेटा भी यही जून से है। आइए जाएगा आज मैं कल कहे चल वो सपना कल पूरा हो जाएगा। भगवान से मनाओ कि कार में ना लेट हो ताकि तुम पढ़ सकते। बच्चा तो चला अभी आता है, एग्जाम तक आएगा कि सर कोनो कोर्स है एलपी के हो गया। क्रैश कोर्स किसी का नाना का दिन है, चला 1 महीना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दे। अरे हुआ परिवर्ती प्रतिरोध किसके मान को बदलता है? धारा के मान को क्या करता है? बदलता है। धारा के मान को क्या करता है? चला बदलता। लेकिन वोल्टेज के मान को क्या रखता है? क्योंकि इसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं। देखिए धारा के मान को बदलता है, आप वोल्टेज के मान को क्या रखता है? स्थिर रखता है। देखो क्या कर रहे हैं, विभव को स्थिर रखते हुए, विभव मतलब वोल्टेज ना, धारा को नियंत्रित करना अर्थात कम या ज्यादा करने वाली युक्ति को रियोस्टाट परिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। किसको स्थिर रखेगा? वोल्टेज को। किसको बदलेगा? धारा। किसको बदलेगा? अर्थात परिवर्ती प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहते हैं। यही है परिवर्ती प्रतिरोध रियोस्टाट। जितना पर कनेक्ट कीजिएगा उतने प्रतिरोध इंगेज होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवों से, जैसे तुम ले लो कांसा, पीतल, उसका जो प्रतिरोधकता होगा उसमें जो अवयव है टीन, जिंक, इससे क्या होगा? तथा इलेक्ट्रिक ओवन, ये तो सबको पता है, चला इक्वल प्रभाव पर काम करता है। चुंबकीय प्रभाव, ये विद्युत चुंबकीय तरंग सूक्ष्म तरंग के द्वारा गर्म होता है। ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक ओवन है, चला ओवन की अगर हम बात करें, ओवन में विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग सूक्ष्म तरंग के द्वारा गर्म होता है। सूक्ष्म तरंग से गर्म होता है। ये उष्मीय प्रभाव पर नहीं काम करता है। उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता कि नहीं करता? नहीं करता। नहीं करता। इसका जो बर्तन होता है बोरोसिलिकेट का होता है। किसका होता है? बोरोसिलिकेट। हम बार बताए हैं, बहुत बार बताए, इसका बर्तन किसका होता है? बोरोसिलिकेट का, जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ओवन में जो बर्तन होता है किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट का। हो गया? यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। कौन प्रभाव पर? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कौन तरंग? सूक्ष्म तरंग, जिसको हम लोग माइक्रोवेव्स कहते हैं, उसके द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा गर्म होता है? माइक्रोवेव्स के द्वारा गर्म होता है। इसमें बर्तन किसका होता है? बोरोसिलिकेट का। किसका बर्तन होता है? बोरोसिलिकेट। पढ़े हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ओवन विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर काम करता है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा ये गर्म होता है। बताओ चलो, प्रकाशीय यंत्र के रूप में किसका उपयोग कर सकता है? ऊष्मीय यंत्र के रूप में नाइट्रोन, ये पता है ना। इसलिए टंगस्टन को हम लोग लाइटिंग एलिमेंट कहते हैं। कौन एलिमेंट कहते हैं? लाइटिंग एलिमेंट कहते हैं। नाइक्रोम को हीटिंग एलिमेंट। क्यों? नाइक्रोम का उपयोग हीटर में करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। जल्दी, इसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च की निम्न? गलनांक और प्रतिरोध इसका क्या होता है?
इसको हम लोग कहते हैं लाइटिंग एलिमेंट की हीटिंग एलिमेंट, वन एलिमेंट, इसको हम लोग लाइटिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। हीटिंग एलिमेंट कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्यों हो जाएगा? उत्पन्न करता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका? नाइट्रोजन। इसका भी गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है? ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, चला मिलता भी होगा। अगला फ्यूज के रूप में इसका गलनांक प्रतिरोध। आई दोनों में अगर पहला ऑप्शन मारना होगा तो गलनांक कौन मारेंगे, और दोनों साथ में रहेगा तो दोनों मारेंगे। गलनांक कौन, प्रतिरोध। आप फ्यूज की चालकता उच्च की निम्न, प्रतिरोध भी उच्च होता है, तब चालन भी तेजी से होता है। नहीं होगा चला विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, वही करवाएगा, बल्ब से यह चलाएगा। अगर डायरेक्ट पूछे फ्यूज की चालकता क्या होती है तो कहेंगे क्या? आइए चला देख रहे पूरा लिखा है। शक्ति, वाट शक्ति का कौन सा मात्रक है? सही। एचपी शक्ति का व्यवहारिक, किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा बोलो। हाँ, 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 1055 सूर्य आपको संभावना। यही तो सबको पता होगा, 1 यूनिट बराबर 3.6। जैसे सबको पता है 3.6 × 5 जूल, 10⁻6 जूल, लेकिन होता है 36 × 10⁻5। आप ही जानते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल, 6 जूल जानते हैं ना, इसी से ही आया है। क्या हो गया? हाँ वही हुआ। अरे वो इतना मैं खाता है कि पॉइंट जो है यहाँ से उड़ा नीचे आया, ऊपर गया तो 5 हो गया। बात करता है सबसे घूमरे समझता है कि इसी से ही आया है। लेकिन इसका दोनों रूप आप जानिए। इसको और अगर थोड़ा सा ये करोगे तो 3600 किलो जूल भी होता है। 3600 किलो जूल। हो गया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किया? कौन किया था? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन देगा था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन देगा था? देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज एचसी वर्स्टन किया था, लेकिन अगर कौन देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? कौन किया? कौन किया रे? हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया? एचसी और स्टेट। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? फैराडे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किया? एचसी और स्टेट। कौन किया था? याद रखना होगा। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन देगा था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन देगा था? फैराडे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज एचसी और स्टेट किया था, लेकिन अगर कह देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? कौन किया? फैराडे। विद्युतीय तीव्रता फैराडे। एक ही बात है। हो गया। विद्युतीय क्षेत्र कहे या विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया? एचसी और स्टेट। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? फैराडे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? और क्षेत्र कहे क्या है? चला और क्षेत्र याद रखना। अब एक चीज ध्यान रखना, हम हमेशा बच्चों को बताते हैं कि इसका प्रॉपर वे में आप ध्यान रखिएगा कि विद्युतीय जब ये तीव्रता लग जाएगा तो ये सदिश या विद्युतीय तीव्रता कहे और विद्युतीय विभव कहे, विभव कहे या चुंबकीय विद्युतीय तीव्रता कहे, ये दोनों एक ही बात है। दोनों विभव एक प्रकार का कार्य है। विभव एक प्रकार का क्या है? कार्य है। हम खाली इसके माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक है, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्षेत्र की तीव्रता कहे। जब ये तीव्रता लग जाएगा तो ये सदिश राशि होगा,
और विद्युतीय विभव कहे, विद्युतीय विभव कहे या चुंबकीय विभव कहे। हो गया। तीव्रता जब भी देगा क्यों राशि है? सदिश राशि। अभिभाव जब भी देगा क्यों राशि है? अदिश राशि। कार्य है तो ये अदिश राशि। हम खाली इसके माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही है, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही है। जल्दी लिख। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहे या विद्युतीय क्षेत्र कहे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे या चुंबकीय क्षेत्र कहे। हो गया। अब विद्युतीय विभव कहे या चुंबकीय विभव कहे, दोनों पर राशि है अदिश। तीव्रता लगल होगा तो सदिश। खाली विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहेगा का मतलब तीव्रता क्या है? वो हो गया। तीव्रता बताओ। तीव्रता जब भी देगा कौन राशि है? सदिश राशि। विभव जब भी देगा कौन राशि है? अदिश। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के बाहर एक बंद वक्र बनाती है ऐसा, और चुंबक के अंदर ये समानांतर होता है। चुंबक के अंदर कैसा होता है? समानांतर होता है। क्वेश्चन तुमको करेगा क्षेत्र की तीव्रता कहे या विद्युतीय क्षेत्र कहे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे या चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाती है, ऐसे हो गया। अब विद्युतीय विभव कहे या चुंबकीय विभव अदिश। तीव्रता लगल होगा तो सदिश। खाली विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहेगा का मतलब तीव्रता। बताओ। चुंबक के बाहर एक वक्र बनाता है, चुंबक के अंदर और ये चुंबक के बाहर एक बंद वक्र बनाती है ऐसा, क्या बनाता है? के अंदर ये समानांतर संकेंद्रीय वृत्त समझते हैं ना? वो चुंबक के अंदर कैसा होता है? कंसेंट्रिक सर्किल। सभी सर्किल का केंद्र अगर एक हो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाती है, ऐसे आती है। अरे भाई डायरेक्शन दिए कहाँ है? पगला है कि हो गया? पढ़ के पकना गया है। चुंबकीय बल रेखाएं एक संकेंद्रीय वृत्त बनाती है। चुंबक के बाहर एक वक्र बनाता है, चुंबक के बाहर एक बंद वक्र बनाती है, चुंबक के अंदर कैसी होती है? क्या बनाता है? अगर आपको कहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या बनाता है, चुंबक के विपरीत केंद्रीय वृत्त समझते हैं ना? कंसेंट्रिक सर्किल। जिस सर्किल सभी सर्किल का केंद्र अगर एक हो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ये केंद्रीय वृत्त बनाता है, विकसित होती है, आकर्षित नहीं होती है। चुंबकीय सुई हमेशा चुंबक के विपरीत होती है, क्योंकि लिख लो चुंबकीय सुई और चुंबक के बीच का कोण हमेशा लिखिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं एक संकेंद्रीय वृत्त बनाती है और चुंबक के बाहर एक बंद वक्र बनाती है, और चुंबक के अंदर कैसी होती है? समानांतर। बीच का कहता चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित होती है। ये चला देखो, ये चुंबकीय सुई और ये कभी समानांतर नहीं होता है, ये थोड़ा सा 17 डिग्री। इसलिए ये हमेशा विक्षेपित करके विपरीत विकर्षित होती है, आकर्षित नहीं होती। चुंबकीय सुई हमेशा चुंबक के विपरीत होती है, क्योंकि लिख लो चुंबकीय सुई और चुंबक के बीच का कोण हमेशा लिखिएगा। चुंबकीय सुई मैथ का डेली क्लास 8 से 9 में स्टार्ट होगा रोशन सर का, मंडे से यूट्यूब के ऊपर 8 से 9 यूट्यूब के ऊपर डेली 8 से 9 रोशन मिश्रा सर का मैथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको टीसीएस का जो करंट क्वेश्चन है 22-23 का वो करवाया जाएगा। इसी सप्ताह मंडे से 8 से 9 में ये मैथ स्टार्ट होगा आपका। ये हमेशा विक्षेपित करके कर सकते हैं। हाँ, अरे 8 से 9 रीजनिंग में है रे, 8 से 9 नहीं, 7 से 8 मेरा ना है, 7 से 8 मैथ का डेली क्लास 8 से 9 में स्टार्ट होगा। रोशन का टाइम शूट करेगा 7 से 8 ही होगा शायद, हमको लगता है यूट्यूब के ऊपर 5 से 6 में कितना है? 6 से 7 डेली 8 से 9 रोशन मिश्रा सर का मैथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टीसीएस का जो करंट क्वेश्चन है 22-23 का, अरे हमेशा कोई ना कोई क्लास इसी सप्ताह मंडे से 8 से 9 ये 8 में रोशन मिश्रा सर का क्लास आएगा। यहाँ का टाइम चेंज होगा तो हम यूट्यूब कम्युनिटी में लगवा दें, देख लीजिए।
अरे 8 सुना चुंबकीय सुई और चुंबक के बीच का कोण कितना होगा? 17 से 18। 7 से 8। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया है। दो कल भी तो था ही क्वेश्चन, कल टेस्ट में था ही क्वेश्चन कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती। 6 से 7 कल एलपी के टेस्ट में था। दो क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करने की दिशा में दोनों दिशा चेंज हो जाएगा। अगर ये रेखा एक दूसरे को काटेगा तो दोनों दिशाओं अरे हमेशा कोई ना कोई क्लास एक के बिंदु पर दो दिशा 7 से 8 में रोशन मिश्र का क्लास आएगा। धारा का परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में क्या होगा? जैसे चलाकर कैलोरीमीटर ये ले लीजिएगा। सुई और चुंबक के बीच का कोण कितना होगा? 17 से 18। तो करंट के परिमाण में वृद्धि क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कोई विक्षेप क्या है? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है डायरेक्ट। कल भी तो था ही कि अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, इसमें वृद्धि होगा। क्षेत्र में क्या होगा? क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करने की दिशा में दोनों दिशा चेंज हो जाएगा। अगर ये रेखा एक दूसरे को काटेगा दिशाओं दोनों जगहों पर अलग अलग दिशा होगा। क्या कहता है देखो, एक के बिंदु पर दो दिशा को इसे लिया जाए और ऐसे से घुमाया जाए। धारा का परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में क्या होगा? जिधर ये ले लीजिएगा, ले लीजिएगा, परिमाण में वृद्धि की बढ़ेगा। जिधर की ओर धंसेगा वो विद्युत धारा की दिशा है। कोई क्या कहते हैं? ऐसे में जो घुमाइएगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। मैक्सवेल का फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। इसी का दूसरा नियम भी है कि अगर इसे एक चालक तार को पकड़ लेते हैं तो अंगूठा अगर चालक तार की धारा की दिशा का नियम है तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को मैक्सवेल का क्वार्क किसकी दिशा? जिधर की ओर धंसेगा वो विद्युत धारा की दिशा है। क्वार्क स्क्रू को इसे लिया जाए, डायरेक्शन ऑफ करंट घुमाया जाए, जो घूमेगा टाइट होगा वो विद्युत धारा की दिशा है। ये किसकी दिशा है? इसको कहते हैं मैक्सवेल का क्वार्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का दक्षिण नियम कहता है कि अगर अपने दाहिने हाथ में किसी चालक तार को इसे रखा जाए या अंगूठा चालक तार की घुमाइएगा, ये अन्य उंगलियां किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। दक्षिण हाथ का अंगूठा का नियम कि अगर दाहिने हाथ में आप इसे एक चालक तार को पकड़ ज्ञात की जाती है। अगर चालक तार इसमें चला इसे घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र, इसमें चला इसे करेंगे तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र धंसेगा वो विद्युत धारा की दिशा है। को दर्शाता है। और वही फ्लेमिंग का नियम दो नियम है। लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, किसकी दिशा है? फ्लेमिंग का लॉ यही चार लॉ है। फ्लेमिंग का लॉ हो गया बाएं हाथ का नियम कि अगर अपने दाहिने हाथ में किसी चालक तार को इसे रखा जाए, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम किसके लिए? बाएं हाथ का नियम किसके लिए? जनरेटर के लिए। जनरेटर के लिए है कि ये भैया कौन या गति की दिशा को दर्शाएगा? किसकी दिशा को? ये जो है ये धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दक्षिण अक्षांश या मैक्सवेल का नियम से दर्शाया जाएगा। का नियम दो नियम, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट। लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। बाएं हाथ का नियम यही चार पूछता है। बाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम अगर कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल का नियम या दक्षिण। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम किसके लिए है? मोटर के लिए। और दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? जनरेटर के लिए। आज जनरेटर के लिए है तो ये भैया बल या गति की दिशा को दर्शाएगा। किसकी दिशा को? ये जो है ये धारा या ईएमएफ की दिशा को दर्शाएगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो दक्षिण अंगूठा नियम या मैक्सवेल का कितने लॉ दिए थे? दाएं हाथ का नियम है वो, दाएं हाथ का नियम जल्दी से लिख लो। क्वार्क स्क्रू नियम क्या कहता है? जिधर बाएं हाथ का नियम किसका जो मुड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब इससे किसकी दिशा का ज्ञान होता है? क्षेत्र की दिशा किसकी दिशा का? क्वार्क स्क्रू नियम या दक्षिण नियम। चुंबक की प्रबलता देखो चला, चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या और कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि होता है। एक लाइन में ही समझिए, एक कॉइल है और ये चुंबक है। जितना तेजी से आप चुंबक को अपनाओ की जगह धारा का परिमाण उतना ज्यादा है। चाहे वो ले जाने की गति
चाहे वो निकालने की गति है, लेकिन क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तो बाएं हाथ का नियम है वो 9:20 मिनट में जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम पढ़ाए थे कि जो धारा का परिमाण बढ़ेगा उसका दो रीजन, एक तो इसकी गति को बढ़ाएंगे और दूसरा इसके फेरों की संख्या। चला जो क्वेश्चन ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का थ्योरी, धारा का परिमाण अगर बढ़ाना है, धारा इसे में जनरेट होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यही है कि अगर किसी कॉइल में चुंबक को अप डाउन करवाया जाए इसका फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा, ये एनर्जी चुंबक है। जितना तेजी से आप चुंबक को अप डाउन बढ़ाना है, चाहे वो ले जाने की गति, चाहे वो निकालने की संख्या बढ़ाकर, अगर आप पढ़े होंगे तो मिला फेरों की संख्या को बढ़ाकर कि जो धारा का परिमाण बढ़ेगा आने वाली की जाने वाली की दोनों इसकी गति को बढ़ाएंगे और दूसरा इसके फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का थ्योरी, धारा का परिमाण अगर बढ़ाना है, धारा इसे ना जनरेट होता है रे। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यही है कि अगर किसी कॉइल में चुंबक को अप डाउन करवाया जाए तो इसका फ्लक्स कटेगा, ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। धारा बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा धारा? ये होता फेरों की संख्या बढ़ाकर, फेरों की संख्या को बढ़ाकर और दूसरा गति बढ़ाकर, गति आने वाली की जाने वाली की दोनों। धारा बढ़ाता है तो फेरों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ये फेरों की संख्या, ये का सवाल, और गति भी बढ़ेगा। कहता चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि करने पर धारा में भी क्या हो जाएगा? या चुंबक की प्रबलता भी बढ़ा दीजिएगा तब भी हो जाएगा। चुंबक अगर अधिक प्रबल ले लीजिएगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि अधिक प्रबल लीजिएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज मानव शरीर के दो भागों में चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहाँ? हृदय में भी चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड होता है और बढ़ाता है तो फेरों की संख्या क्या होती है? बढ़ेगी। ये हृदय में भी रहना और गति भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड होता फेरों की संख्या फिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में धारा में भी क्या हो जाएगा? या चुंबक की प्रबलता भी बढ़ा दीजिएगा तब क्या हो जाएगा? चुंबक अगर अधिक प्रबल ले लीजिएगा तब भी हो जाएगा, अधिक प्रबल लीजिएगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा होता है। ऐसे कब करेगा? जब धारा के मान में परिवर्तन होगा। एक समान धारा बहेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, एक जगह वो रुका रहेगा। जितना मानव शरीर के दो भागों में चुंबकीय क्षेत्र या एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दशा में होता है। और कहाँ पर चला? मस्तिष्क। गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण या विचलन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। धारा अगर बदलेगा रिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाएगा? बदलेगा। एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में गैल्वेनोमीटर में जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा या एक समान धारा अगर प्रवाहित विद्युत चुंबकीय अगर फ्लक्स कटेगा तो क्या लगेगा? यही घटना क्या है? विद्युत चुंबकीय एक समान धारा क्या था? कौन क्या था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज अच्छी और अच्छा किया, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण या विचलन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। धारा अगर बदलेगा तो रिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाएगा? एक समान रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा एक सेकंड में दोनों की संख्या को आप प्रतीक करते हैं। अगर फ्लक्स कटेगा तो क्या होगा? यही घटना क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जो है इतने में यहाँ पर दिशा बदल लेता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव विराट किया था, कौन किया था? इतने में दिशा बदलता है। बोले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज अच्छी और स्टडी किया, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? कौन किया? 50 समझौता है। आवृत्ति दिया हुआ आवर्तकाल कितना हो जाएगा? T बराबर 1/f। 1/f का मान कितना हो जाएगा? 50। आवृत्ति किसको कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगा 0.0 आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगे 0.02 सेकंड हो गया आवर्तकाल करना। एक सेकंड में दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं।
1 सेकंड में दोलनों की संख्या एक दोलन पूरा करने में लगा कोई बताओ एक दोलन हुआ यहाँ से लेकर कितने में ना अपन दिशा बदल लेता है इसमें जो समय लगेगा वही ना आवर्त काल है। कितने यहाँ में से यहाँ तक समय लगा 0.02 सेकंड। आवर्त काल की यहाँ से यहाँ तक का समय तक कितना हो जाएगा? इसका कितना होता है 0.0 जो होता है आवृत्ति दिया हुआ आवर्त काल कितना हो जाएगा t बराबर 1/f तो हर 0.01 सेकंड में दिशा बदल देगा 50 फिर यहाँ 0.01 सेकंड फिर दिशा बदल दे बोलबे नहीं करेगा 0. इसको जब सॉल्व कर देते आ जाएगा 1/100 सेकंड में दिशा बदल जाएगा। सेकंड हो गया अब ये कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवर्त काल 0.02 सेकंड और हर 0.01 सेकंड में ये अपनी दिशा को क्या कर देगा बदल देगा। इसमें जो समय लगेगा वही ना आवर्त काल यहाँ से यहाँ तक समय लगा 1/100 सेकंड में ये अपनी दिशा को क्या कर देगा बदल देगा। यहाँ से यहाँ तक का समय तब कितना हो जाएगा जल्दी ले 0.01 सेकंड मतलब हर 0.01 सेकंड में ही दिशा बदल देगा फिर यहाँ 0.01 सेकंड फिर दिशा बदल देगा बोलबे नहीं करे। बीपीएससी टीचर के लिए तो जब सॉल्व करके दिया जाएगा 1/100 सेकंड में दिशा बदल जाएगा। हम ये कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवर्त काल 0.02 सेकंड और हर 0.01 सेकंड में ये अपनी दिशा को क्या कर देगा बदल देगा। 1/100 सेकंड 0.01 को हम 1/100 सेकंड लिख सकते हैं 1/100 सेकंड में ये अपनी दिशा को क्या कर देगा बदल नहीं है भाई ऑफलाइन जल्दी जगह ही नहीं है। तो ड्राइवर वाला बच्चा जगह टेस्ट के लिए एडमिशन लिया ओकरा कहां लेके जाएंगे कपाड़ पे एक आध सौ का रूम खाली है ओकरा में 100 बच्चा बिठाइए के हो हॉल को खाली नहीं। हां बीपीएससी टीचर के लिए बैच 12 तारीख से मिलेगा। टाइम अभी सेट नहीं हुआ है संडे तक सेट हो जाएगा अनाउंसमेंट भी हो जाएगी दोपहर में ही रहेगा। हो गया कितना सेकंड में बदल देगा रविवार से स्टार्ट हो रहा है इसी संडे से। प्रत्यावर्ती धारा और 1/100 सेकंड ड्राइवर का बच्चा टेस्ट के लिए एडमिशन लिया अपनी दिशा बदल देगी। 100 का रूम खाली है जब विद्युत में यानी हो गया लाइव वायर समझता है रे मेन वायर लाइव तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सेट हो जाएगा अनाउंसमेंट भी हो जाएगा तो इसको शॉर्ट सर्किट होता है ओवरलोडिंग तब होगा चला हो गया जब हम कितना सेकंड के बाद बदल देगा 1/100 सेकंड जब लाइव और न्यूट्रल आपस में मिल जाएगा क्या हो जाएगा और ओवरलोड का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिकल लग जाता है ये वो 50 हर्ट्ज के बाद अपनी दिशा क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब विद्युत में यानी हो गया साइकिल चलाने में पता चला हमारे शरीर में जो रासायनिक ऊर्जा है किस ऊर्जा बदल जाती है पुनः पेशीय ऊर्जा। देखो शरीर का रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में बदलता है पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कब होगा जब हम यंत्र साइकिल चलाने में क्या चलाने में लाइव और आपके पास रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है पेशीय ऊर्जा का मतलब ज्यादा ऊर्जा बदल जाता है यांत्रिक ऊर्जा। एगो पंखा की जगह 10 को पंखा लगाते बोलो क्या हो जाएगा चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में अब पुनः पेशीय ऊर्जा साइकिल चलाने में बदल जाता हमारे शरीर में जो रासायनिक ऊर्जा है किस ऊर्जा में बदलता है पेशीय ऊर्जा अपना पेशीय ऊर्जा कोयला के उपयोग से ही देखो शरीर का रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा बदलता है पेशीय ऊर्जा कोयला के उपयोग से पहली बार क्या आया था औद्योगिक क्रांति आया था इसी को द्रव सोना कहते हैं। चला साइकिल चलाने में क्या चलाने में स्थितिज ऊर्जा को आपके पास है रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है यहाँ इसी से विद्युत उत्पन्न करते हैं बदल जाता है जबकि यह प्रक्रिया जल में
साइकिल चलाने में, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा में, लेकिन और पूरा पेशीय ऊर्जा निकलता है यांत्रिक ऊर्जा पानी की किस प्रक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है? गति के द्वारा। ऊर्जा के स्रोत में कोयला ये बांध में होता कौन ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलता है, लेकिन पानी की किस क्रिया के द्वारा? किस क्रिया के द्वारा? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। कोयला के वो पाएगा क्या है? बताइए विद्युत संयंत्र में संचित स्थिति ऊर्जा किसमें बदलती है? जल विद्युत संयंत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा द्वारा होता है। ऊर्जा द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा होता है यहाँ, इसी से विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत ऊर्जा बदलता है, जबकि यह प्रक्रिया जल में जो वही स्थितिज ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा निकालते हैं, लेकिन गति जो होता है पानी का, उससे न विद्युत निकलता है। कहेगा पानी के किस प्रक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है? गति के किसके द्वारा? जबकि बांध में होता कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलता है, लेकिन पानी की किस क्रिया के द्वारा? किस क्रिया के द्वारा? क्वेश्चन अलग अलग है। प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रक्रिया शक्ति का उपयोग निर्माण में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा शक्ति वही है निर्माण। स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलता है, लेकिन जल के कौन प्रक्रिया का देश कहते हैं कौन प्रक्रिया के द्वारा? वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा जैव गैस सौर विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना ऊर्जा को सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है उसे लोग सौर स्थिरांक कहते हैं। कम प्रदूषण कौन फैलाता है? कितना % सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाया जाता है सीएनजी। प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला सीएनजी। जितना ऊर्जा है सूर्य के पास सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? और एनसीईआरटी का सवाल है। सबसे ज्यादा पवन चक्की वही है डेनमार्क में, इसे कहते हैं। चला बीपीएससी सीआरई 1.0 का भी सवाल है। वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा भारत कितना % ऊर्जा लेता है? विकिरण की मात्रा जितना ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल जितना ऊर्जा को अवशोषित करता है, भारत कितना % ऊर्जा लेता है? कितना %? पादप कितना %? निर्माण का नियम जानते हो ना? निर्माण का नियम क्या कहता है? ये हो गया उत्पादक, ऊर्जा को अवशोषित क्या हो गया? ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, नीचे ऊपर जाएंगे ऊर्जा घटेगा ना। सबसे अधिक ऊर्जा किसका है? कितना % ऊर्जा यूज करता है? ये नियम किसका है? लेटमान। किसका है? लेटमान। अब चलाते हैं कितना % ऊर्जा लेता है? 1%। जितना ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? समुद्रों और महासागरों में जल स्तर परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कौन सा ऊर्जा कहते हैं? जो लेटमान का नियम ऊर्जा ताप के कारण उत्पन्न हो गया उसे महासागर का नियम क्या कहता है? ये हो गया उत्पादन। अब प्रत्येक अवयव के बीच तापमान अंतर कितना डिग्री बनाना प्रत्येक समुद्र में प्रत्येक अवयव के बीच डिग्री जाएंगे ऊर्जा नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्राय किसमें व्यक्त करते हैं? ये ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा का मतलब होता है ये नियम किसका है? लेकिन किलोवाट आवर भी है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर और मिलीजन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। समुद्रों अथवा महासागरों में जल स्तर परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है समुद्र में जो ऊर्जा ताप के कारण उत्पन्न हो गया उसे महासागर भी है। और प्रत्येक स्तरों के बीच तापमान अंतर कितना डिग्री सी होना आवश्यक है? प्रत्येक समुद्र में प्रत्येक स्तर के बीच 20 डिग्री का अंतर होना जरूरी है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्राय किसमें व्यक्त करते हैं? महाविद्यालय। ये ध्यान रखना चला, ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल है ना, लेकिन किलोवाट आवर भी है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। और मिलीजन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 किलोवाट आवर भी है। बहुत अच्छा।
मजा आ गया। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा की प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। हम लोग जो विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं उसमें किलोवाट आवर, ऊर्जा को किलोवाट आवर में, नाभिकीय विज्ञान में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि दोनों किसके बराबर है? जूल के बराबर। और जूल किसका मात्रक है ऊर्जा? अभी तुरंत बताए थे हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि ये सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ हम लोग उपयोग खाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है कि निम्न ताप? उच्च ताप ना, संलयन में उच्च ताप होता है कि विखंडन में? संलयन में नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा की प्राय वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। हम लोग जो विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं उसमें किलोवाट, ऊर्जा को किलोवाट आवर में, नाभिकीय विज्ञान में इलेक्ट्रॉन दोनों किसके बराबर है? ये किसका मात्रक है? अभी तुरंत बताया चला हो जाते हैं, माना जाता है क्योंकि ये सबसे कम फैलाता है, उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन क्या है? हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है कि निम्न ताप? उच्च ताप। संलयन में उच्च ताप होता है कि विखंडन में? संलयन में 1000 गुना ज्यादा होता है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है वो स्टार्ट होती है उच्च ताप से, और वह उच्च ताप कहाँ से प्राप्त होता है? नाभिकीय विखंडन से। कहते हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। देखो, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। निम्नीकरणीय जो सड़ जाता है, अनिम्नीकरणीय जो नहीं सड़ता, जैसे प्लास्टिक। अनिम्नीकरणीय में अगर आओगे, अनिम्नीकरणीय में कौन हो जाएगा? प्लास्टिक। अनिम्नीकरणीय का इंग्लिश होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित ना होते, जैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेड करना मतलब होता है सड़ना। आप घटित करने के लिए वायुमंडल में वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय करता है, जो नहीं सड़ेगा। दूसरा चला क्या? अनिम्नीकरणीय। बुलंदे ट्रिपल आर थ्योरी सुना है? इसको हम लोग जैविक रिड्यूस, रिसाइकल। इससे हम अपने वातावरण को क्या कर सकते हैं? भी होता है, मिट्टी और पानी भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है और जैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। डिग्रेड करना मतलब होता है अपघटित करने के लिए वायुमंडल में कौन कौन है रे? अपघटित या अपमार्जक जो है कौन कौन है? जीवाणु तथा बगीचा। चला क्या क्या है? चला कर कौन तो प्राकृतिक है ये? नदी भी, तालाब भी, अपमार्जक भी कहते हैं। बगीचा हम लोग बनाते हैं, खेत। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव की अजैव की दोनों भी होता है। मिट्टी या पानी भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। जैविक भी होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक भी होता है और क्या होता है? सबसे पहला वही ना रे, कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। नदी, तालाब, झील, प्राकृतिक परितंत्र तथा बगीचा, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन तो प्राकृतिक है ये है? नदी भी, तालाब भी, झील भी, बगीचा, बनाते हैं खेत, कृत्रिम परितंत्र का हिस्सा। पादप, पादप बोलो या प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक श्रेणी में है कि पहली श्रेणी में है कि दूसरे श्रेणी में? तीसरे श्रेणी के स्तर में है। सबसे पहला वही ना रे, कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये देखो सबसे नीचे कौन? प्राथमिक। इसके बाद
कौन श्रेणी में? प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद के कोसी स्तर में तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। आपको ये बताओ, प्रथम श्रेणी में है, अब प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी में है। जब जाएगा चला बुझा रहा है, ये पहला श्रेणी, दूसरा, तीसरा, चौथा श्रेणी। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक श्रेणी में है कि पहले श्रेणी में है कि दूसरे श्रेणी में? द्वितीय उपभोक्ता तीसरे श्रेणी में है, तृतीय उपभोक्ता चौथे श्रेणी में। अरे बढ़े प्रथम कोशी स्वकोशी में से मात्रा प्राथमिक श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी के कोशी स्तर में द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पहला सवाल तीसरे श्रेणी के कोशी स्तर में है। पता नहीं बुझाया? ये भी बताए थे प्रथम कोशी स्तर से सभी अगले कोशी स्तर में कितना परसेंट? 10%। आई कौन दिया था नियम? कौन दिया था? चला अरे बढ़े सामान्यतः निचले कोशी स्तर कोशी में सूर्य की मात्रा का सबसे ज्यादा जीवित जीव यही अभी प्रयोजन बताए थे। बीपीएससी टीआरई 1.0 का फेमस सवाल है, ये भी पहला सवाल भी और ऐसे भी चला। सबसे ज्यादा जीवित जीव कौन है? अभी बताए थे प्रथम कोशी स्तर से तभी अगले कोशी स्तर में कोशी स्तर में जीवों की संख्या कितना परसेंट? ऊर्जा भी अधिक होता है। कौन दिया था नियम? दिया था स्थानांतरण में दिया था चला हाथ होता है कि वृद्धि होता है? नीचे से ऊपर जो 10% निचले कोशी स्तर ऊर्जा के स्थानांतरण में ऊर्जा का संख्या सबसे ज्यादा जीवित जीव यही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चला जीवाणु भी है, पादप भी है, जैविक भी है और पादप भी है। सबसे ज्यादा यही ना पाया जाता है। ऐसे भी चला सबसे ज्यादा जीवित जीव कौन है? कहाँ है? पादक में उसकी ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा में बदलती है। कहते हैं सामान्यतः निचले कोशी स्तर में जीवों की संख्या अधिक होती है, ऊर्जा भी अधिक होता है। ऊर्जा भी क्या होता है? ऊर्जा के स्थानांतरण में होता है, ह्रास होता है कि वृद्धि होता है? इधर की ओर होगा। नीचे से ऊपर जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ह्रास होता है कि वृद्धि होता है? ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास ऊर्जा का सामान्यतः खाएगा, कौन ऊर्जा में होता है? ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसलिए जो जाएगा कर्म जीव पैदा होते हैं, ऊर्जा घटेगा, फिर ऊर्जा से कभी इसको फायदा ऊर्जा एक दिशात्मक है कि पूरी दिशात्मक है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ऊर्जा का प्रवाह हड्डी है, जाके खोल के देखना क्या पड़ता है? परावैगनी किरणों के द्वारा होता है, मतलब उत्पादक से इधर की ओर होगा, ऊर्जा मिलेगा नहीं पड़ता है ना? सूर्य का प्रकाश नहीं होता, एकरा से खरगोश को खाएगा, खाएगा, लोमड़ी जे भी खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा में क्या होगा? 10% का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा घटेगा, फिर ऊपर से कभी इसको फायदा नहीं होगा। एक दिशात्मक है कि द्विदिशात्मक निर्माण भी होता है। ऐसा है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय ओजोन का निर्माण, ओजोन परत का निर्माण किससे होता है? क्या कहते हैं? परावैगनी किरणों के द्वारा होता है। ओजोन परत के द्वारा परावैगनी किरणों को रोका जाता है। नहीं पड़ता है ना? सूर्य का प्रकाश से कोई किरणें आ रही है, ये परावैगनी किरण को रोकने देता है। आज के सेट में है परावैगनी किरण को कौन रोकता है? ओजोन परत को कौन मंडल होता है? सप्ताह से रोक देता है। लेकिन चलिए एक बात और जानिए कि
पराबैंगनी किरण से ही ओजोन परत का निर्माण भी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग छोड़ते हैं इससे नष्ट होता है। आपको कहेगा बताओ ओजोन परत का निर्माण किससे होता है? पराबैंगनी किरण से। भाई नष्ट किससे होता है? निर्गमन होता है ओजोन परत का नष्ट होना मतलब छेद होना मतलब पतला होना। क्या होना? पतला होना। आज के सत्र में है, आज एलपी के लिए हानिकारक है। दूसरा त्वचा वर्णन गति बढ़ने से लूलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। वर्णन गति करने में लूलक का आवर्तकाल जनरेशन कम हो जाए। पराबैंगनी किरणें प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा का पीछे भी न बताएंगे। बताते हैं पराबैंगनी किरण करेगा प्रतिरक्षा तंत्र मतलब WBC का जो निर्गमन होता है तुम्हारे शरीर में उसको भी क्या कर देगा? WBC। इसलिए तुम बीमार रहने लगोगे बहुत ज्यादा। त्वचा का कैंसर तुमको भी करेगा। तो दोनों बातें हैं, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए हानिकारक है, दूसरा त्वचा का कैंसर। क्वेश्चन दे देगा पराबैंगनी किरणों से क्या होगा? पहला दे देगा त्वचा का कैंसर लगना मरेगा। हाँ यही होगा। लेकिन आप भी जानिए कि प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या होगा? नुकसान। WBC का जनरेशन कम हो जाएगा। पॉलीफॉर्म जीवन डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल एनसीईआरटी एग्जाम में आप जाइएगा आपको सवाल मिल जाएगा। और बीपीएससी टीआरई 1.0 आप कहिएगा सर आपको कैसे पता है? चलो देखिए पता है पुराने 20 वर्ष में जाके हमारे साथ क्या है? हम पंचायत कर रहे थे आदमी है ये पाया कहाँ जाता है? जाके पढ़ लेना तुमको सवाल। जब चलाता है एनसीईआरटी से 40% सवाल नहीं है। हमको चलाना एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू किए हैं। अभी तक हमको लगता है कितना बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिया याद। क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको उठा के टेस्ट किया। पॉलीफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है यह जल प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। इसी से चला डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है। पॉलीफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है जो अर्ध जलाशय से ये पाया कहाँ जाता है? मनुष्य के आंत में। जब जलाता है आंत जो है जल के जल्दी जलता है। इसके कारण वहाँ पर जल प्रदूषण होगा। लेकिन जला ही रहा है तो है नहीं। सच्चा शब्दा जो है इधर ही करता है चला पॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो प्रदूषण के लिए क्या है वरना चला एकदम अंतिम सब चढ़ जाएगा। इसलिए अपनी जवानी पर घमंड ना अपने पैसे पर घमंड करके मनुष्य अगर किसी के काम आ सकता है तो उसका काम जाना कभी कुल भी घाटमान लिखल है अति तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था बसाने में दे। ये लाइन जब तू चला पढ़ेगा ना तो और खड़ा हो जाएगा। जैसे ऐसे पूछेगा ना वहाँ पर लिखल इसलिए आज नंबर चल जाना काम करते थे कंपनी में पहली बार मीटिंग करने का तो नहीं लगा। हम सोचे कि चलो काम कर रहे थे बगल से जो है ना घाट का रास्ता और खिड़की खुले रहता कभी ऋतिक रोशन कभी कटरीना कैफ इधर से हर 5 मिनट तरफ हम इधर होगा कुछ चल रहा है जब मन्नत नहीं है तो काली बाबा कितना मथा पे चिकन मिला है सलामी मशीन मेरा काम था चेक कर क्वालिटी डिपार्टमेंट में थे हमारा सीखा 10 दिन हुआ चला एकदम मसा आगे हम जॉब छोड़ दिए हल्का जाएगा हाफ पेट हुआ दे अच्छा लेकिन तू करेगा कहना कहूँ जब जब जाने है साला में जॉब के पहले पैसा का पढ़ाई समाज में हो करता है
सब न जानते हैं। अरे चुट्टा, इससे भी समझिए पूरे में होगा कुछ लोग अभी ओकर मन में चल रहा है जब मरना तय है तो कायल बाप आज रात में पैसा लेना बंद कर देंगे तो हर महीने 20 लाख रुपए इस एजुकेशन जब जीवन मिला है ना तो इस जीवन का सही उपयोग हम वहन नहीं कर न तो वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा उपयोग जीवन जो है वेस्टेज हो जाएगा। वेस्टेज करके क्या फायदा है जब जीवन मिला है भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है चीज में अपने अपना पक्ष के लिए भी और सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसको चलाना है तुमको भी और जीवन मिला है पढ़ाई दुरुपयोग नहीं करो तुरंत करते अरे तुम्हारा पास की तो चल रहा आपको बताइए हम सब न जानते हैं जो कारण है अरे छोटा ये एक व्यवस्था है इसमें चला हम पैसा लेते हैं ना तो यहाँ बैठ पाता है आज तो हम पैसा लेना बंद कर देंगे तो हर महीने 20 लाख रुपए एजुकेशन सिस्टम पर्यावरण को बचाने के लिए वहन नहीं कर अपना पक्ष ऐसा नहीं है। ये सिस्टम है जिसको चलाना है तुमको भी और हमको भी लेकिन जीवन मिला है उसका पुनः चक्रण करके आप यूज कीजिए यदि कम उपयोग अगर पर्यावरण को बचाना है। आपको कहेगा कि बताइए गंगा जल प्रदूषण का जो कारण है वो कौन है? पॉलीफॉर्म कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंख और इसी से जल प्रदूषण होता और यही ना गंगा जल पर्यावरण को बचाने के लिए 3R अभी तुरंत में बताए थे 3R में कौन कौन है? 3R में रेडियो मतलब कम उपयोग कीजिए, रीयूज कीजिए यानी पुनः उपयोग कीजिए और रिसाइकिल कीजिए सड़ने वाला नहीं है उसको पुनः चक्रण जैसे प्लास्टिक उसको पुनः चक्रण पुनः चक्रण करके आप यानी रेडियो कम उपयोग अगर पर्यावरण को बचाना है रीयूज और क्या सामान्य विज्ञान के वर्ष में होगा चला प्रकाश की दूसरा सबसे बड़ा है ये तो सब जानता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है यही न चला प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है लेकिन क्यों गमन कर रहा है? प्रकाश कैसी रेखा में चलता है सीधे क्यों चलता है? दो सिंगों के बीच की कितनों घुमाएगा जाने के बाद इसके सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन इधर ही लेगा और जबकि मात्र 700 लाइन डाले 700 लाइन डालने के बाद पूरा सिंह बनवे नहीं करेगा दर्द बनवे नहीं करेगा के बीच जीरो हो जाएगी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है सब जानता है प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है कल कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है लेकिन क्यों गमन करता है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है तरंग कम होने का नाम है प्रैक्टिकली आप बता दीजिए कैसे तरंग होता है दो सिंगों के बीच की दूरी अगर दो सिंगों के बीच की दूरी काफी कम होगी ऐसा गमन करेगा नहीं करेगा तो दूसरे को अगर के बीच की लगभग जीरो हो जाएगी जब सीधी रेखा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टेढ़ा होगा नहीं हो जाएगा नाइट्रोजन के दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आइए अगर सीधा है तो तरंग दैर्ध्य जीरो है तो मतलब सीधी रेखा में है इसका मतलब अगर सीधी रेखा में गमन कर रहा है इसका मतलब तरंग दैर्ध्य का मान लगभग जीरो है कम है कि ज्यादा है। की 25 पुस्तकें नहीं पढ़ पाएगा वो एक पुस्तक पढ़ेगा जिसका नाम है इसके चला तो एनसीईआरटी एक सहायक है ये तो सब जानता है। नाइट्रोजन किसकी वृद्धि में सहायक है तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वृद्धि को रोकता है। वाष्पोत्सर्जन से लेकर वाष्पीकरण जा रहा है कहते हैं ना क्वेश्चन बनेगा कहते हैं नाइट्रोजन पौधे में वृद्धि आने वाले नस्लों लेकिन नाइट्रोजनी ऑक्साइड क्योंकि वो एनसीईआरटी की 25 पुस्तकें नहीं पढ़ पाएगा वो एक पुस्तक पढ़ेगा जिसका नाम है सामान। अरे चला तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ा है
अब तू बता एनसीईआरटी एग्जाम का डायरेक्ट लाइन है कि नहीं? शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? ये धन और ऋण बताकर पंजाबी ने ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। आवेश शब्द प्रथम नाइट्रोजन चलिए एक डाउटेड लाइन आपके सामने प्रथम प्रयोग सर्जन से विपरीत आवेश केसिक तत्व से लेकर केसिका तक अगर नाइट्रोजन पौधे में वृद्धि पौधे की वृद्धि में लेकिन आवेश के लिए धन और ऋण अर्थात विपरीत आवेश शब्द का प्रयोग बेंजामिन मिश्रण के बारे में पूछेगा CuSO4 प्लस CO। ये चला कीटनाशक है एक प्रकार का, क्या है ये? भारत की सबसे बेहतरीन पुस्तक इसके जहाँ आप ये तो सबको पता होगा। आवेश शब्द का प्रथम ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। आवेश शब्द प्रथम प्रयोग कौन किया था? मेरी किताब चला, लेकिन आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग अगर आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? लेकिन आवेश के लिए धन और ऋण अर्थात विपरीत आवेश शब्द का प्रयोग बेंजामिन। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं है, वो सोचते हैं हमको जीवन भर नहीं बदलना, हमको नौकरी लेना है। ये किताब इतनी भारत की सबसे किताब अभी तक मार्केट में हमको लगता है ऐसा कोई रूम नहीं है जिस रूम में चला APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब पर हम देखे जितनी सफलता मिली, जितनी पॉपुलैरिटी मिली, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी हमको इसके सामान्य विज्ञान से कहते हैं। चला आवेश शब्द का प्रयोग कौन किया? विपरीत आवेश शब्द। लेकिन किताब की अगर क्योंकि APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब प्रथम बार आवेश उत्पन्न किसने किया? लेकिन आवेश का संचलन किसने बताया? किरचॉफ। इसलिए ये किताब इतनी चला आवेश का संचलन के बारे में कौन बताया? अभी तक मार्केट में हमको लगता है ऐसा कोई रूम नहीं है जिस रूम में तुम घुस जाओगे तो इसके साथ सामान्य विज्ञान आवेश उत्पन्न कौन किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत भैया आवेश का संचलन के बारे में किसने बताया? किरचॉफ। कहते हैं आवेश शब्द का प्रयोग कौन किया? आवेश शब्द का प्रयोग किया विपरीत आवेश शब्द का प्रयोग किया किसने? बेंजामिन उत्पन्न करने की बात कही है, आवेश संचलन की बात कही है। किसने किया? लेकिन आवेश का संचरण किसने बताया? किरचॉफ ने। संचरण के बारे में जिसका न कोई विरोध हो, न संकेता हो, न सयानता हो, न संकेतता हो, उसे हम लोग कौन गैस कहता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत या आवेश का संचरण के बारे में किसने बताया? आदर्श गैस के नियम का पालन उच्चता आवेश उत्पन्न करने की बात कही फेराडे ने, आवेश संचरण की बात कही प्रथम और द्वितीय वास्तविक गैस आदर्श गैस वो गैस है जिसका न कोई विरोध हो, न स्थान छिड़ता हो, न सयानता हो, न संपिडता हो। से हम लोग कौन गैस कहते हैं? आदर्श आदमी होते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब। आदर्श जिसका कोई विरोध, वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियम का पालन, उच्चता तथा आइडियल केस है, प्रैक्टिकली आपको याद रखना। वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियम का पालन कब होता है? उच्चता और आदर्श गैस समीकरण जानते हैं ना? PV बराबर तब लागू होगा जब उच्चता होगा और निम्नता होगा। जैसे रेशम से कोकून मिलता है तुमको, हाइड्रा एक जीव होता है जो कोकून छोड़ता जाली बनाता है, हाइड्रा उससे भी कार्डियक होता है। बहुत सारे जीव बहुत अधिक नामक रसायन छोड़ता क्या हो जाता है? हाइड्रा भी एक वेब सीरीज है, चला इसी के बारे में बताया गया। हिप्नोटॉक्सिन नामक हार्मोन छोड़ता है जिससे हार्ट का प्रॉब्लम होता है। हाँ, केवल गति का इसकी कहानी द्रव्यमान और गति का होता क्या है? काइनेमेटिक्स भी एक और चला काइनेटिक्स जीव है केवल गति का अध्ययन
करेंगे इससे तो भी क्या आ काटिए। जाएगा? इसलिए सबसे द्रव्यमान और गति दोनों का अध्ययन ऐसा करेंगे एक तो क्या आ जीव होता है जाएगा? छोटा जाली ध्यान वाला, रखना चाहिए। उससे भी काटिए काइनेमेटिक्स होता है। केवल गति का अध्ययन और द्रव्यमान और गति दोनों का अध्ययन करेंगे तो जंगल में है और सोए हुए हैं और उससे उसका वो जाल बना देता है, उसका हार्ट अटैक अब जब क्या इतना पढ़ाइए तो एक लाइन थोड़ी हो छोड़ जाता है। देंगे। कहते हैं हाइड्रा एक और है। खतरा महसूस होने पर क्या सीख नामक क्या केवल गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स हमसे चला जो और बन पड़ा, द्रव्यमान और गति का अध्ययन काइनेटिक्स। और उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में थोड़ा बहुत योगदान तो इससे मिल ही जाएगा। केवल गति का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स और द्रव्यमान और गति दोनों का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स केवल गति का अध्ययन और द्रव्यमान और गति दोनों का अध्ययन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हमसे चला जो बन पड़ा, हम तुम्हारे लिए ये कलेक्शन बनाए थे और उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया और आपके जीवन में थोड़ा बहुत योगदान पैसे मिल ही जाए।